हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं FDI क्या होता है और FDI की पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहे 9667836336 पे व्हाट्सएप पे नोट्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो हम सब जानते हैं कि स्टार्टिंग स्टेज में जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक आइसोलेट कंट्री थी जहां पे हम जो है वो कोई भी ट्रेड नहीं करते थे फॉरेन कंट्री के साथ, ना तो इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी जो है उसका बेस तैयार करना था, खुद अपने लिए जो है ना सारी चीज़ें बनानी थी, यानी कि जो भी गुड्स जो भी सर्विसेज जिनकी हमें जरूरत है वो हमें खुद क्रिएट करनी थी। तो इसलिए स्टार्टिंग स्टेज पे तो बात सही थी कि हमने जो है अपने आप को आइसोलेट किया, एक क्लोज्ड इकोनॉमी रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है किसी भी इकोनॉमी को, क्योंकि जब तक हम जो है कंपटीशन में नहीं आएंगे, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं करेंगे फॉरेन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तब तक हम जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना एक बहुत जरूरी कंसेप्ट है और बहुत जरूरी भी था कि हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। यानी कि अब हमारी कंट्री की जब हम बात करते हैं इनकी इंडिया की, तो अब जानते हैं हम पॉपुलेशन में क्या है, सबसे ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। और इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से ज्यादा रही है, भले ही लोग अलग अलग कारण देते हैं, लेकिन उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इंडिया की ज्योग्राफी भी है, क्योंकि हमारे वहां वो ज्योग्राफी है जो बाकी वर्ल्ड के किसी देश में नहीं मिलती है। हर तरह का सीजन, हर तरह का मौसम, एग्रीकल्चरल लैंड, फर्टाइल जमीन, ठीक है, सब कुछ हमें हमारे इंडिया के अंदर मिलता है और इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं जिनकी कोई भी कमी नहीं है, जिस चीज की वजह से जो बाकी कंट्रीज है ना, बाकी इकोनॉमी है, वो इंडिया में हमेशा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखती हैं अपना, कि इंडिया में आएंगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है, ठीक है, लेबर चीप रेट पे अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज जो है वो इजीली डेवलप कर सकती है। दूसरी बात, कंज्यूमर्स बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। और ये तो हो गई फॉरेनर्स की बात, की फॉरेनर्स जो है वो इंडिया में क्यों आना चाहते हैं, क्यों वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे भी कुछ फायदे हैं, यानी कि डोमेस्टिकली अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आती है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में आके फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बनाते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा। कैसे? एक तो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होगा, फॉरेन कैपिटल आएगा हमारे पास। दूसरा हो सकता है नई टेक्नोलॉजी लेके आए, कैपिटल तो लेके आएंगे, नई टेक्नोलॉजी भी लेके आए, तो इसका बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जब वो हमारी कंट्री में आके बिजनेस डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, तो हमारे लोगों को क्या मिलेगी, इंप्लॉयमेंट मिलेगी, यानी कि लोग जो है उन्हें रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार मिलेगा तो सिंपल सी बात है, पॉवर्टी एलिविएट होगी, लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा, इकोनॉमिकली ग्रोथ तो करेंगे ही करेंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे बेनिफिट हैं, सिर्फ डोमेस्टिक कंट्रीज को ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज को भी जो इन्वेस्टमेंट करती आ रही है, अब उन्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है, उन्हें एक्सपेंशन का मौका मिल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी MNCs जो है ना आजकल चलती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो अपना काम करती हैं। मतलब एक ही कंपनी जो एक ही डोमेस्टिक कंट्री की है, वो मल्टीपल जगह अपना बिजनेस एक्सपेंड करके बैठी है और मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस को रन करती हैं, अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सेल कर रही होती हैं। तो ये सारे बेनिफिट हमें कहां देखने को मिलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब समझते हैं आगे। तो FDI पॉलिसी की मैं बात करने वाला हूं आज की वीडियो में। तो FDI का बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो तो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब समझते हैं, FDI फ्लोज कम एज कैपिटल बंडल्ड विद टेक्नोलॉजी, यानी कि जब FDI आती है तो कैपिटल का फ्लो तो होता ही है, साथ साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजी भी हमारी कंट्री में आएगी, स्किल्स आ सकते हैं हमारी कंट्री में। भाई जब फॉरेन कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आएंगे, हो सकता है भाई कुछ फॉरेनर्स को बुलाया जाए, कुछ इंजीनियर्स को बुलाया जाए नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, तो ऐसे केसेस में नई स्किल्स भी आएगी, ठीक है। समटाइम्स इवन मार्केट एक्सेस, कई बार तो मार्केट का एक्सेस भी मिल जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं FDI के अंदर। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ वेलकमिंग एटीट्यूड टुवर्ड MNCs, इसलिए देखा होगा आपने कि जो ज्यादातर कंट्री है, जो अच्छी कंट्रीज हैं, जो अच्छी इकोनॉमीज हैं, वो क्या सोचती है कि हमारे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, MNCs FDI ये सब आना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर, तभी
तभी हमारी इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा बूस्ट कर पाएगी। तो इसलिए वो हमेशा वेलकम करते हैं एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज का और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, सिंस इट फोस्टर्स ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रोथ का मौका भी दिखता है बाय इंक्रीजिंग कैपिटल एक्यूमुलेशन, और साथ साथ कैपिटल एक्यूमुलेशन भी होती है। टेक्नोलॉजी चेंज, उसका बेनिफिट ले सकते हैं कि मान लेते हैं कोई फॉरेन आया, एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया, एडवांस टेक्नोलॉजी, तो वो मिल सकती है। इसके अलावा एफिशिएंसी और बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूवमेंट, तो ये सारे बेनिफिट जो है ना एक डोमेस्टिक इकोनॉमी को मिलते हैं। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू वर्ल्ड मार्केट्स, यही नहीं एक्सेस मिलता है वर्ल्ड मार्केट का, हेल्प इन रिलीज ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं किसके, बेनिफिट होते हैं किसके, एफडीआई पॉलिसी के। चलो अब समझते हैं कि जब मैं एफडीआई पॉलिसी की बात कर रहा हूं तो ऐसे कौन कौन से फेजेस हैं, ठीक है, जो एफडीआई की पॉलिसी में अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। तो इंडिया की एफडीआई पॉलिसी जो है ना वो 3 फेज के अंदर है। ए हमारे पास फर्स्ट फेज है जो कब चला, 1950 से लेके 1980। हम सब जानते हैं कि 1947 में इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया था। उसके बाद हमने बहुत सारी इकोनॉमिक स्ट्रगल की, उस टाइम के लोगों ने बहुत सारी इकोनॉमिक स्ट्रगल झेली, ठीक है, क्योंकि कोई भी सेक्टर प्राइमरी को छोड़ के ना सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी डेवलप नहीं था। सबके सब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या थे, प्राइमरी सेक्टर पे ही क्या थे, डिपेंडेंट थे, इनकी खेती बाड़ी पे ही डिपेंडेंट थे। तो ऐसे केसेस में ज़रूरी था कि हमारे देश में सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का क्या हो, डेवलपमेंट हो, दोनों ही बहुत ज़रूरी थे। तो पहला जो फेज़ आया ना एफडीआई पॉलिसी का वो आया 1950 से लेकर 1980 तक, यानी कि 30 साल, स्टार्टिंग के 3 डिकेड्स। चूंकि 47 से लेकर 50 तक तो हमारा टाइम लग गया कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, संविधान बनने में हमारे 3 साल लग गए, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं था ये, ठीक है, कहीं बोले, कहीं जने कमेंट करके भैया 2 साल 11 महीने लगे थे ना, हाँ ठीक है, तो वो मैंने एक अप्रोक्सीमेट टाइम दिया है। तो 1950 से लेके 1980 तक हमें क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिसी लगाई गई, फर्स्ट फेज एफडीआई पॉलिसी। तो देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन अंडरटेकिंग्स, यानी कि इंडिया की जो कंपनीज हैं और जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, वरना होगा तो जो फॉरेनर्स हैं वो अपने बिजनेस को डेवलप ही नहीं करेंगे। यानी कि किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि फॉरेनर्स को ये लगे कि भाई ये लोग तो हमें गैर मानते हैं या फिर हमें पूरी परमिशन नहीं मिल रही बिजनेस करने की, बहुत सारी रुकावटें पैदा कर रहे हैं हमारे लिए, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इंडियन और जो फॉरेन अंडरटेकिंग्स है उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इस पॉलिसी क्या था, इस फेज का क्या था, फैसिलिटीज विल बी गिवन टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए फॉर रेमिटेंसेस ऑफ प्रॉफिट, और जो भी प्रॉफिट वगैरह है सब अच्छे से मिलना चाहिए। तीसरा, ड्यू कंपनसेशन विल बी पेड इन केस ऑफ फॉरेन अंडरटेकिंग इज नेशनलाइज्ड, अगर इंडिया ने कोई भी फॉरेन कंपनी नेशनलाइज्ड करी है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी कंपनसेशन पे करना होगा वो इंडिया पे करेगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, इस फेज के अकॉर्डिंग, जो 1950 से लेकर 1980 तक चला। क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारी कंट्री जो है वो मैक्सिमम आइसोलेशन फॉलो कर रही थी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ज्यादा फॉरेन ट्रेड पे ध्यान नहीं दे रही थी, ना ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा फोकस कर रही थी। अब धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी है ना वो लिबरलाइज होनी शुरू होगी। तो जब मैं बात कर रहा हूँ बी पार्ट यानी कि सेकंड फेज की, जो चला 1980 से 1991, ठीक है, तो ये कौन सा फेज है, प्री लिबरलाइजेशन फेज। क्योंकि आपको बताया मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कि 91 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, जहां पे हमने लिबरलाइजेशन की बात की, प्राइवेटाइजेशन की बात की और ग्लोबलाइजेशन की बात की। तो 1980 से 91 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये हमारा क्या है, सेकंड फेज है, इनिशिएशन ऑफ अब लिबरलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि अब यहाँ पे इनिशिएशन कर दिया किसका, यहाँ पे लिबरलाइजेशन प्रोसेस का, कि अब धीरे धीरे हमारी जो कंट्री है वो ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लग गई। एंड वाज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ कंट्रोल्स विच एक्टेड एज कॉन्स्टेंट, यानी कि जो भी चीजें दिक्कतें, जो भी चीजें हमने यहाँ पे एक तरह से क्लोज कर रखी थी, ठीक है, कुछ हमने एक तरह से कॉन्स्टेंट्स लगा रखे थे, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ रुकावटें लगा रखी थी, कुछ कंट्रोलिंग लगा रखी थी, ठीक है, मल्टीपल बिजनेस पॉलिसीज पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उन सब चीज़ों पे धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हल्का कर दिया, कंट्रोल करना कम कर दिया। यानी कि जो भी बाधाएं थी फॉरेन ट्रेड के बीच में, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने खुद वो चीज़ें रेगुलेट करनी शुरू की और धीरे धीरे अपना कंट्रोल वापस लेना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया। तो जिसके जरिए क्या हुआ कि अब यहाँ से ना कहीं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड है वो चालू होना
करना शुरू हो जाएगा। तो द अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी सो द डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री। जो अप्रोच है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो भी अप्रोच है, उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा, डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री क्या हो गई, यहाँ पे डी लाइसेंस हो गई, एंड स्क्रैपिंग ऑफ 1969 MITP एक्ट। एक चीज का यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, वो क्या कि गवर्नमेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से छूट नहीं दे रही थी सेकंड फेज के अंदर भी। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं चलेगा, सिर्फ हम वही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, बाकी टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। आज ही हमारी गवर्नमेंट ये रूल फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक रूल होता था, ठीक है, कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं सेंट्रल इकोनॉमी की, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब ये हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आता है, मेथड, यानी कि टेक्निक की प्रोडक्शन कैसे करनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव मेथड या लेबर इंटेंसिव मेथड। कैपिटल इंटेंसिव मेथड का मतलब क्या होता है कि हम मशीन्स टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करेंगे, लेबर कम यूज करेंगे। लेकिन इंडिया के लिए ये चीज खतरनाक साबित होती है। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा, और अगर हम कैपिटल ज्यादा यूज करेंगे और लेबर कम यूज करेंगे तो लोग और ज्यादा बेरोजगार रह जाएंगे। इसलिए जब हम सेकंड फेज की बात करें तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे हम उन्हीं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं जिनके बिना काम नहीं चलेगा, या फिर ऐसी जगह पे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जहां पे बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी यूज करना। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज जो है ना वो प्रोहिबिटेड था, यानी कि लोग जो है वो टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे थे, फॉरेनर्स भी टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करते हैं। क्योंकि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी कंट्री में आने ही देते हैं ताकि वो हमारे वहां आए, इंप्लॉयमेंट जनरेट करें। अगर वो सारा काम मशीनों से करवाएंगे, इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, फिर तो पहले ही गरीबी बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में, पहले ही अनइम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, फिर तो फायदा नहीं उन कंट्री की बिजनेस के इंडिया में आने का। तो इसलिए यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि सेकंड फेज में इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी कम से कम यूज हो रही थी, लेबर ज्यादा यूज हो रही थी, और आज भी हमारी कंट्री जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करती है ज्यादातर, यानी कैपिटल से ज्यादा लेबर यूज करने में प्रेफर करती है, क्योंकि ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दी जाए। और इसके बाद सी पार्ट क्या आता है, थर्ड फेज, काफी इंपॉर्टेंट फेज बोलते हैं इसे, जिसको हम क्या बोलते हैं 1991 का टाइम, यानी कि वो टाइम जब एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ चुकी थी। तो ओपनिंग न्यू सेक्टर्स, अब यहाँ पे नए सेक्टर्स आ गए, बैंकिंग सेक्टर्स डेवलप होनी शुरू हो गई, माइनिंग शुरू हो गई, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर आ गया, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, टू एफडीआई एंड डिसमेंटलिंग ऑफ कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस। और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपने हर एक सेक्टर में से अपना कंट्रोल या तो कम करना शुरू कर दिया या फिर कंट्रोल खत्म कर दिया, एंड रेगुलेशंस, और रेगुलेशंस भी हल्की कर दी। रेगुलेशन जरूरी थी, ऐसा ना हो कि फॉरेन कंट्रीज जो है वो हमारी डोमेस्टिक बिजनेस पे क्या हो जाए, हावी हो जाए, तो रेगुलेशंस फिर भी लगाए रखे, लेकिन हल्के कर दिए रेगुलेशंस। द गवर्नमेंट अलाउड ह्यूज कंसेशंस, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कंसेशंस दिए और बहुत ज्यादा क्या दी, रिलैक्सेशंस दी कि आप आराम से आओ, हमारी कंट्री के अंदर बिजनेस करो, हम आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिस भी चीज आपको नीड होगी वो प्रॉपर चीज मिलेगी। ट्रेड पॉलिसी इजी रखी जाएगी ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली हो पाए। हर एक चीज गवर्नमेंट ने इस टाइम पीरियड में करके दी, जो भी वहां पे करना चाहिए था गवर्नमेंट को। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास पीरियड, इसके अलग फेज है, ध्यान रखना, पीरियड ऑफ 1991 से 1995, फिर पोस्ट 1995 अ सीरीज ऑफ मोर लिबरलाइजिंग मेजर्स वर टेकन। तो बहुत सारे स्टेप लिए गवर्नमेंट ने ताकि जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाए, लिबरलाइज हो जाए हमारी इकोनॉमी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने भी लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल रूट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफडीआई। अब एफडीआई के डुअल रूट बना दिए कि दो तरीकों से आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दो रूट आपके पास, एक तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ऑटोमेटिक रूट, एंड दूसरा क्या है, एफआईबीपी, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये रूट भी तैयार कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या आया, ऑटोमेटिक परमिशन फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। तो मैंने पहले बोला कि टेक्नोलॉजी आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, लेकिन जिन इंडस्ट्रीज में बिना टेक्नोलॉजी काम नहीं होगा वहां पे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि भाई परमिशन दे दी, कि परमिशन मिली हुई है आपको कि जो भी आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी है, जहां पे टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिन इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको वहां पे टेक्नोलॉजी लगानी है, आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एफडीआई इन लो टेक्नोलॉजी एरियाज। जो लो टेक्नोलॉजी एरियाज है वहां पे एफडीआई
के रेस्ट्रिक्शंस पे रिमूवल कर दिया, हटा दिया, एंड लिबरलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट। और भाई जो भी टेक्नोलॉजी में जरूरत है उसको आप इंपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फॉरेन से भी अगर कुछ टेक्नोलॉजी मंगवानी पड़ रही है जिसकी हमें जरूरत है डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी ग्रोथ के लिए, क्योंकि हर काम भाई लेबर तो नहीं कर सकती, कुछ काम सिर्फ मशीनी से कैसे कर सकती है, क्योंकि दिक्कत भी है भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करने की। मानते हैं हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिस चीज की वजह से हमें जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है। बट एफिशिएंसी कब आएगी? जब हम दोनों को कंबाइन यूज करेंगे, लेबर्स को भी और मशीन्स को भी, टेक्नोलॉजी को भी। वरना क्या होगा कि आज भी अगर आप देखो कि इंडस्ट्रीज की हमारे वहां इतनी बुरी हालत क्यों है, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन रेट जो है ना बहुत कम है। पता नहीं दुनिया कहाँ कहाँ जी रही है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके बैठी है, चाइना, जापान, दुबई, यूएसए, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी चला रहे हैं लोग, लेकिन हमारे इंडिया में फिर भी टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन रेट जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद 4 पॉइंट क्या आता है, परमिशन टू एनआरआई, यानी कि जो भी हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनको परमिशन है, एंड ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज को भी टू इन्वेस्ट अप टू 100%, क्या पूरा 100% तक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स। फिफ्थ क्या आता है, हाइक इन फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन, यानी कि अगर फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन है उसमें हाइक आया, लिमिट्स 51% रहेगी फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज है। सिक्स्थ, फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन फॉर अप टू 100%, मतलब 100% तक प्रोजेक्ट को पूरा पार्टिसिपेशन दे दिया कि पूरी होता ओनरशिप आप ही रख लो 100% तक, ठीक है। कुछ सेक्टर में ध्यान रखना, फॉर प्रोजेक्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रोड्स हो गया, हाईवेज हो गया, एक्सेट्रा, इन सभी केस में आप ओनरशिप पूरी दे सकते हो। अप टू 100% तक की ओनरशिप गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। इतना ईजी कर दिया हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। पर यहाँ पे एक पॉइंट मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा जो मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम फॉरेन इंडस्ट्रीज को नहीं आने देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट ऑफ इंडिया, वहां पे फॉरेन इंडस्ट्रीज नहीं आने दिया, ठीक है। वहां पे मना कर दिया कि भाई एफडीआई में हम यहाँ पे छूट नहीं देंगे, रियल एस्टेट की बिजनेस में कोई नहीं आएगा, ठीक है। या फिर जो बाकी हमारे ये लॉटरी सिस्टम वगैरह हो गए, ठीक है, इन सब चीजों में कोई फॉरेन कंपनीज नहीं आएंगी। और भी अदर कुछ बिजनेस है छोटे मोटे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, ठीक है, होलसेलर्स, रिटेलर्स, यहाँ पे कोई भी फॉरेन बिजनेस नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ सिस्टम्स डेवलप किए गए कि कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस जहां पे वेलफेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पे गवर्नमेंट खुद लगी रहती है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रख सके, ऐसे केसेस में हम एफडीआई को अलाउ नहीं करेंगे, ना ही हम यहाँ पे फॉरेन बिजनेस को एंटर करने देंगे। तो ये सब कुछ चीजें थी जो की गई किस टाइम पे हमारे पास एफडीआई पॉलिसी के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, जहां पे हम समझेंगे एफआईआई के बारे में तो डीप में थोड़ा सा, ठीक है, और रिलीजन वगैरह के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि कैसे रीजन के अकॉर्डिंग चीजें की गई इकोनॉमी के अंदर, वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली अगली वीडियो में, और वो होगा इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट और आखिरी वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह गया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, हमको जो उतारना है वो उतार सकता है।